बच्चों नमस्कार। आज आपको बेहद ही खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार 12th क्लास की आपकी फर्स्ट बुक फ्लेमिंगो की चौथी और इस बार के सिलेबस में वो पूछी जाने वाली अंतिम पोएम पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम आप देख पा रहे हैं, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। पोएट का नाम है जॉन केट्स। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, थिंग का मतलब वस्तु, ऑफ मीन्स का और ब्यूटी का मतलब सुंदरता, एक सुंदर सी वस्तु। तो आपको समझना इस पोएम में, पोएट का नाम है जॉन केट्स। बहुत ही सुंदर से कविता को जॉन केट्स ने लिखा है, जिसका नाम ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जॉय फॉर ईवर। पोएम का नाम है थिंग ऑफ ब्यूटी। और उन्होंने एक पोएम लिखा है एंडीमियन, बहुत बड़ी सी कविता है एंडीमियन, और उसी की थोड़ी सी भाग को हमें यहाँ ये थिंग ऑफ ब्यूटी के रूप में पढ़ना है। तो आपको मैं बताऊं कि इस पोएम में पोएट ने बतलाने की कोशिश किया है कि ऑल द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड आर नथिंग बट ब्यूटीफुल थिंग्स। दुनिया की सारी चीज़ें, जो चीज़ें हैं वो सब के सब सुंदर से चीज़ें हैं, और उसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती है, और यदि कभी उसकी सुंदरता घटती है तो वह कभी शून्य नहीं होती है। कवि ने इस बात को इस कविता में बतलाने का कोशिश किया है। ऑल द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड आर ब्यूटीफुल थिंग्स एंड इफ एवर द ब्यूटी ऑफ एनीथिंग डिक्रीजेज दैट नेवर पासेस इनटू नथिंगनेस। किसी भी चीज की सुंदरता हमेशा बढ़ती है, और यदि कभी उसकी सुंदरता घटती है तो कभी शून्य, जीरो नहीं होती है। उसमें कुछ न कुछ सुंदरता का गुण रही जाता है। मैं उदाहरण के तौर पर कुछ चीज़ों का आपको बतलाना चाहूँगा। आप एक बार मान लो दुकान जाते हो, एक कपड़ा को खरीदते हो, और जिस कपड़े को आपने पसंद किया है वो आपके नज़र में सबसे सुंदर कपड़ा है, लेकिन जिन कपड़ों को आपने दुकान में देखकर छोड़ दिया है, इसका मतलब यह नहीं कि वह कपड़े में गुण नहीं था, वह सुंदर नहीं था। कोई दूसरा आदमी जाएगा तो उसे चॉइस करेगा, उसे पसंद कर लेगा। आप जिस कपड़े को खरीदा उसकी सुंदरता आपके नज़र में बड़ा हो रहा है, बढ़ रहा है। आप उसे दर्जी के पास लेकर जाते हैं और सुंदरता बढ़ता है। दर्जी के पास आप नाप देते हैं और सुंदरता बढ़ता है। दर्जी नाप लेकर बोलता है एक सप्ताह बाद मैं इस कपड़े को आपको वापस करूंगा, वापस दूंगा, सिल कर दूंगा। आप एक सप्ताह तक उस कपड़े की प्रतीक्षा करते हैं, उस कपड़े की सुंदरता आपके नजरों में बढ़ता है। और अब मान लीजिए किसी खास मौके पर, फेस्टिवल के मौके पर, शादी ब्याह के मौके पर आप उस कपड़े को पहनते हैं। आपने उस कपड़े को पहना, बड़ा शानदार सिला, बड़ा शानदार कलर था, बहुत बढ़िया जच रहा आपके शरीर पर, तो उसकी सुंदरता आपके नज़रों में बढ़ रहा है। किसी और दूसरे मौके पर पहना आपने, किसी और तीसरे मौके पर पहना आपने, उसकी सुंदरता आपके नज़रों में बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है। और किसी ने देख करके मान लो कि आपकी प्रशंसा कर दिया। आप लड़का हो तो किसी लड़की ने प्रशंसा कर दिया, लड़की हो तो किसी लड़के ने प्रशंसा कर दिया, तो उसकी सुंदरता आपके नज़रों में और बढ़ जाता है, और बड़ा उसकी सुंदरता आपके नज़रों में हो जाता है। इस प्रकार से आप देखिएगा वह कपड़ा ना आपके लिए बहुत प्यारा हो जाता है। आप शानदार सा सेल्फी लेते हैं, आपने ग्रुप फोटो करवाते हैं, बड़ा शानदार जचता वो कपड़ा आपके शरीर पर, मीन्स उसकी सुंदरता आपके नज़रों में बढ़ रहा है। लेकिन एक बार ऐसा होगा कि आप उस कपड़े को आयरन कर रहे थे, धोया था, आयरन कर रहे थे, हल्का जल जाता है, तो अब आप उस कपड़े को नहीं पहनते हैं। इसका मतलब यह नहीं होता है कि उस कपड़े की सुंदरता ना खत्म हो गई है, अभी भी उसके अंदर बहुत सुंदर गुण बाकी हैं। उस कपड़े को अब आप है ना से गाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार इत्यादि को पोंछने में उपयोग करते हैं। उस गाड़ी को पोंछ करके वह कपड़ा चमका देता है, इसका मतलब उसके अंदर सुंदरता भी है। और उस कपड़े को जब और पुराना हो जाता है तो उस कपड़े को आप अपने घर में पोंछा लगाने का उपयोग करते हैं। इस घर के जो टाइल्स, मार्बल, फर्श, दीवार बनी हुई है, उससे वहां से डस्ट हटाकर उसे चमका देता है, मीन्स उसके अंदर अभी भी कार्य करने की गुण है। इसके बाद आप देखिएगा उस कपड़ा एकदम गुदड़ी बन जाता है, खराब हो जाता है, तब लोग पहले कपड़े को लेदरा बना दिया करते थे। अभी भी गरीब घरों में जाइएगा तो लेदरा मिलेगा, और लेदरा लोग बना दिया करते थे। तो उस लेदरे को जब बना दीजिएगा तो आप कहीं से काम करके आइएगा, बहुत काम करके आपने आया है, तो आप उसी लेदरे पर बिछा करके उस लेदरे को और उसी पर सोइएगा और आप रिलैक्स महसूस कीजिएगा, आराम फरमाइएगा। मीन्स अभी भी उस कपड़े के अंदर गुण है। और पहले लोग घर में ऑयल लैंप जलाते थे, ढिबरी वाला दिया जलाया करते थे, मिट्टी तेल से वो जला करता था। अभी भी दूरस्थ गांव के क्षेत्रों में जाइएगा या गरीब घर में, शहर में भी आप देखिएगा तो वो दिया अभी भी जलता है। जब कहीं ब्लैकआउट हो जाता है, लाइन नहीं रहता है, तो वह दिया अभी भी मिलेगा, लोगों के घर जलाया जाता है। और वह दिया में जब कहीं बाती की जरूरत पड़ता है तो लोग गुसाए उसी लेदरे के पास जाते हैं और वहां से उस चेथड़ी को फाड़ कर लाते हैं और उसको बाटी
बाती बना करके उस दिया में लगा देते हैं और वह बाती रहता बेचारा मिट्टी तेल में, खुद रहता अंधेरे में, खुद जलता है और आपको रोशनी देता है। इसका मतलब वह कपड़ा के अंदर अभी भी गुण है। और अब जब वह जल रहा है तो ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, वह कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे के पास जा करके वह ऑक्सीजन में ट्रांसफर होकर बदलकर आपके पास पुनः वापस आएगा और जो जल करके राख बन रहा है वह जहां कहीं भी राख गिरेगा वहां फर्टिलाइजर का वह काम करेगा, खाद का काम करेगा, उर्वरकता का काम करेगा। मीन्स अभी भी उसके अंदर गुण है। यह फिजिक्स का लॉ है, ऊर्जा कभी बर्बाद नहीं होता है। ओनली एनर्जी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ऊर्जा सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में मात्र रूपांतरित होता है। तो चीजों को देखो, समझने की जरूरत है। मतलब कि दुनिया की जितनी सुंदर सी चीजें हैं उसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती है और यदि कभी घटती है तो उसकी सुंदरता कभी शून्य नहीं होती है। जैसे आपने अपने घर में मान लो मैरीगोल्ड गेंदा का फूल आपने लगाया है, पौधा लगाया है, तो गेंदा का फूल पौधा बड़ा सुंदर हरा भरा दिख रहा था। उसके बाद उसके अंदर फूल आने लगते हैं। जब फूल आता है तो बड़ा सुंदर फूल उसका पीला पीला दिखलाई देता है। अब इतना शानदार 6-7 दिन तक वह फूल दिखाई देता है। 6-7 दिन के बाद वह फूल मुरझा जाता है। इसका मतलब क्या उसका गुण समाप्त हो गया? नहीं, उसके पीछे आपने एक स्टेम देखा होगा, एक मेहटी देखा होगा, उसमें 50 से अधिक दाने न रहते हैं। मीन्स एक फूल तो अपने खिला था लेकिन अपने पीछे 50 पौधों को खड़ा करने के लिए, जन्म लेने के लिए वह न दाना छोड़ करके गया है। मीन्स उसकी सुंदरता समाप्त नहीं होती है, उसके अंदर सुंदरता है। तो यह आपकी कविता है जिसका नाम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। तो संसार में जितनी चीजें हैं, प्रकृति प्रदत्त जितनी चीजें हैं, वो सब के सब सुंदर से चीजें हैं। ये बात अलग है कि हम इंसान हैं और हम इंसान अपने स्वार्थ के हिसाब से किसी चीज को अच्छा कहते हैं और किसी चीज को खराब कहते हैं। कभी दिन को अच्छा कहते हैं, कभी रात को अच्छा कहते हैं, कभी पानी को अच्छा कहते हैं, कभी दूध को अच्छा कहते हैं, कभी दारू को अच्छा कहते हैं, कभी सिगरेट को अच्छा कहते हैं, कभी गांजे को खराब कहते हैं, तो कभी भोजन किसी को अच्छा तो किसी को खराब, तो किसी व्यक्ति को अच्छा तो किसी व्यक्ति को खराब। अपने समय सुविधा और स्वार्थ के हिसाब से हम निर्णय लेते हैं। जैसे मॉस्किटोज, मच्छर को आप जानते हैं, मच्छर काटता है इसलिए बहुत खराब है, लेकिन एक मच्छर खाने से अगर एक व्यक्ति की आयु एक दिन बढ़ती तो आज दुनिया में मच्छर रहते नहीं, तो मच्छर ने अमृत हो जाते, मच्छर अच्छे होते। व्यक्ति है जो अपने स्वार्थ, अपने समय के हिसाब से किसी चीज को अच्छा कहता है और किसी चीज को खराब कहता है। लेकिन दुनिया की सारी चीजें प्रकृति ने सुंदर सी चीजें बनाया है। आप जिस घर में रहते हैं, घर की सुंदरता तभी तक है जब तक उस घर से नाली निकलती है, अन्यथा जिस घर से नाली नहीं निकलती है उस घर में गंदगी हमेशा लगा हुआ रहता है। तो चीजों को समझने की जरूरत है। जिस रास्ते के दोनों बगल नाली नहीं रहते हैं, ढलान नहीं रहते हैं, वो रास्ता धूल गर्दे और कूड़े करकट से भरे रहते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि रास्ते को भी साफ रखने के लिए, बढ़िया रखने के लिए रास्ते के दोनों बगल में नाली बनाया जाता है। तो नाली का भी बहुत बड़ा मतलब है। नाली भी एक सुंदर सा चीज है। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी हम पोएम स्टार्ट करते हैं। जॉन किट्स 1795 to 1821 वाज ए ब्रिटिश रोमांटिक पोएट। जॉन किट्स ने ब्रिटिश इंग्लैंड के रहने वाले थे और वह रोमांटिक कवि हैं। ऑल्दो ट्रेंड टू बी अ सर्जन, किट्स डिसाइडेड टू डिवोट हिमसेल्फ ओनली टू पोएट्री। और किट्स ने रोजगार के तौर पर एक सर्जन, एक डॉक्टर थे और किट्स ने अपने आप को कविता के प्रति समर्पित कर दिया। मिस किट्स ने डिसाइड कर लिया कि मुझे अब सिर्फ और सिर्फ कविता लिखना है। बहुत ज़्यादा उन्होंने कविताओं को तो नहीं लिखा है, लेकिन उनकी कविताएं ने जो भी 4-5 उन्होंने लिखा है वह वर्ल्ड फेमस पोएम्स है। बोलता है किट्स सेक्रेट हिज पावर टू सेवे एंड डिलाइट द रीडर्स लाइज प्राइमरीली इन हिज गिफ्ट फॉर परसीविंग द वर्ल्ड एंड लिविंग हिज मूड्स एंड इंस्पिरेशंस इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज। और किट्स के जो भी दिल दिमाग में जो भाव था, जो शब्द थे, जो गुण था, उसको टर्म्स ऑफ लैंग्वेज में उन्होंने वर्णन करने का कोशिश किया है। मिस एक भाषा देने का कोशिश किया है, एक लैंग्वेज देने का कोशिश किया है, शब्दों में दिखलाने का कोशिश किया है जिससे कि दुनिया वाले उनकी भाव को, उनकी मनोभाव को समझ सके। द फॉलोइंग इज एन एग्जैक्ट फ्रॉम हिज पोएम एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस। और जिस कविता को आप पढ़ने जा रहे हैं उन्होंने एक बड़ी सी कविता लिखा है, उसका नाम है एंडीमियन। और उस एंडीमियन कविता में जो एंडीमियन है वह एक रोमांस करने वाला आदमी है। बोलता द पोएम इज बेस्ड ऑन ए ग्रीक लेजेंड इन विच एंडीमियन अ ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड एंड पोएट हु लिव्ड ऑन माउंट लेटमस। अब ध्यान दीजिएगा, जिस कविता को आप पढ़ने जा रहे हैं एंडीमियन, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, उसकी थोड़ी सी भाग है। वह कविता में जो एंडीमियन है वह एक शेफर्ड है, चरवाहा है, गणेरी है, भेड़ी चराता है। और वह न माउंट लेटमस पर्वत है, पहाड़ है, उसी पहाड़ पर वह एंडीमियन रहता है।
हैड अ विजन ऑफ सिंथिया द मून गॉडेज। और एक बार एंडीमियन के दिमाग में ना एक विजन आया, एक सपना आया, वो सिंथिया को प्राप्त करने का सपना आया। सिंथिया कौन है? तो द मून गॉडेज है। मून मतलब चंद्रमा। चंद्रमा खुद इतना खूबसूरत है तो उसकी पत्नी, उसकी देवी कितनी खूबसूरत होगी, वह परी है। मतलब उस परी को प्राप्त करने के लिए यह जो एंडीमियन है वह एक सपना देखा। द इंचेंटेड यूथ रिसोर्ट टू सीक हर आउट एंड सो वांडर्ड अवे थ्रू द फॉरेस्ट एंड डाउन अंडर द सी। अब इस प्रकार से वह जो एंडीमियन था वह देखा सपने में उस मून गॉडेज को, सिंथिया को जब देखा तो सिंथिया को सोचा कि काश वह मिल जाती, वह प्राप्त हो जाती, सिंथिया ना मेरी पत्नी हो जाती। लेकिन सिंथिया कैसे मिलेगी, कैसे प्राप्त होगी, कैसे उसकी पत्नी होगी? सिंथिया तो एक परी है, वह तो सुंदरता है, वह तो एक भाव है, वह तो एक फीलिंग है, वह तो एक एहसास है, वह तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वह तो भाववाचक संज्ञा है। सुंदरता कोई पॉकेट में डालने वाला चीज नहीं होता है, सुंदरता को एहसास किया जाता है। आपने किसी के शरीर पर इस प्रकार से बहुत ही कोमल तरह से आपने शरीर हाथ को चलाता होगा, किसी के चेहरे को इस तरह से बहुत कोमल तरह से आप एहसास करते हो। सुंदरता को पकड़ा नहीं जा सकता, उसके पॉकेट में बटुए में नहीं रखा जा सकता है, उसको संग्रहित नहीं किया जा सकता। वो एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, वो एक भाववाचक संज्ञा। जैसे हवा को सिर्फ हम महसूस करते हैं, हवा को हम देख भी नहीं सकते हैं, हवा को हम छू भी नहीं सकते हैं, हवा को हम पकड़ भी नहीं सकते हैं। ठीक उसी प्रकार सुंदरता एक भाव है। और उस सुंदरता को खोजने के लिए वह जो एंडीमियन था, शेफर्ड था, वह नदी, झील, झरने, पर्वत, पहाड़, अठार पठार चारों तरफ वो ढूंढते चला गया, खोजते चला गया, खोजते चला गया, खोजते खोजते समंदर के तलहटी में जाता है। लेकिन वो सिंथिया उसे नहीं मिलती है। सिंथिया नहीं मिलती है क्यों? क्योंकि सिंथिया तो एक भाव है, वह तो एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, वह तो एक परी है, वह कैसे मिलेगी? यह बात ठीक उसी तरह से है जैसे मैं एक बात आपको बतलाना चाहूंगा। भस्मासुर ने भगवान शंकर का प्रार्थना किया, आराधना किया, तपस्या किया, ध्यान किया, भगवान शंकर ने उन्हें प्राप्त हुए। जब प्राप्त हुए तो भाई उसने भगवान शंकर से वरदान मांगा, भगवान शंकर से उसने वरदान मांगा, भगवान शंकर से उसने बोला, प्रभु आप यदि हम पर खुश हैं तो दया दिखलाइए, जिसके सर पर मैं हाथ धरूं पल भर में वह बेमौत मरे। उसने आशीर्वाद मांगा कि जिसके सर पर मैं हाथ धर दूं वह बिना मौत का मौत मर जाए, मतलब वह व्यक्ति जीवित न रहे, यह उसने आशीर्वाद मांगा। शंकर जी अवघड़ दानी है, महादानी है, शंकर जी से बड़ा कोई दानी है ही नहीं भाई साहब। तो शंकर जी त्रिनेत्र उनके पास होते हैं, 3 नेत्र होता है, कभी कभी उनकी तीसरी आंखें खुलती है। तो शंकर जी ने आशीर्वाद दे दिया, यो मस्तु, जाओ बेटे तुम जो मांगते हैं वह तुम्हारा कार्य सफल हो, मतलब तुम जो मांगता है वह मैंने तुम्हें दिया। अब शंकर जी ने उसे वरदान दे दिया कि जिसके सर पर वह हाथ धरेगा उसकी मौत हो जाएगा। तो भाई साहब अब भस्मासुर के, भस्म का मतलब राख होता है, भस्मासुर के दिमाग में गलत बात आ गया। उसने सोचा कि अब शंकर की जो पत्नी है उसको उसने देखा तो सोचा काश यह मेरी पत्नी हो जाती, मेरी अर्धांगिनी हो जाती, यह पूरी दुनिया की सबसे सुंदर महिला है, यह तो मेरे पास होना चाहिए। तो शंकर के द्वारा दिया गया जो वरदान है वो शंकर पर प्रयोग क्यों न करके और उसकी पत्नी को हम अपने कब्जे में ले लें। अब इस प्रकार से भस्मासुर ने जब सोचा तो भस्मासुर ने शंकर जी के सर के ऊपर हाथ को रखने के लिए उनके द्वारा दिया गया आशीर्वाद का प्रयोग उन्हीं पर करने के लिए वह शंकर जी के पास गया। और शंकर जी ने देखा कि इसके मन में कपट है तो शंकर जी वहां से बच के भागने लगे। तो भस्मासुर पीछे पीछे दौड़ा, शंकर आगे आगे दौड़ रहे, भस्मासुर पीछे पीछे, भगवान शंकर आगे आगे, भस्मासुर पीछे पीछे, भगवान शंकर आगे आगे। सारे देवताओं ने देखा कि तो अनर्थ हो जाएगा भाई, जो इस सृष्टि का निर्माता है, इस सृष्टि का रचयिता है, जिसके बदौलत ये सृष्टि चलता है, जो सब देवताओं का देवता है, महादेव हैं, वही इस दुनिया में नहीं रहेगा भाई साहब तो सृष्टि कैसे चलेगा। सारे देवताओं ने आपस में सलाह विचार किया। तो एक देवता भगवान विष्णु आते हैं और पार्वती का रूप धारण करते हैं और भस्मासुर के सामने आते हैं, बोलते हैं क्या चाहते हो? तो मैं तुम्हें अपना पत्नी बनाना चाहता हूं। ठीक है मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी लेकिन एक शर्त है। तो उसने बोला क्या शर्त है? मेरे सामने यह नृत्य तुम करके दिखलाओ। तो इस प्रकार से उन्होंने जब पार्वती का रूप धारण करके भस्मासुर के सामने आया, नृत्य करके दिखलाने के लिए भस्मासुर के पास शर्त रखा। तो भस्मासुर ने एग्री हो गया। जब भस्मासुर ने सहमत हो गया कि ठीक है, तो भाई साहब अब इस प्रकार उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे कमर पर हाथ रख के, फिर ऐसे ऐसे कमर पर हाथ रख के, फिर ऐसे ऐसे करके, फिर ऐसे ऐसे करके
करके फिर ऐसे ऐसे करके अब इस प्रकार पूरी तरह जब डांस करने के मूड में आया भस्मासुर, तो उन्होंने कहा कि अब ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे करके जो ही भस्मासुर ने ऐसे अपने हाथ अपने ही सर पर रखा, तो जिसके सर पर हाथ रखे वो अपने ही सर पर हाथ रख दिया, भस्मासुर भस्म हो गया। इस प्रकार शंकर जी बच गए। एक मान्यता है, रोहतास में एक मेला लगता है, यही मकर संक्रांति के मौके पर प्रत्येक वर्ष जंगल में है, पहाड़ है, वहां सूम बना हुआ है। एक मान्यता है, ऐसा कहा जाता है कि भगवान शंकर जब दौड़ रहे थे तो उसी पहाड़ में ना सूम बन गया, वही दर्रा बन गया, और वो क्या बोलते भस्मासुर ने उसी जगह भगवान शंकर को दौड़ा रहा था। तो इस हिसाब से भगवान शंकर बचकर भाग रहे थे, जिधर जिधर जाते हैं तो वहां वहां ना सूम बन जाता, उनकी जटा ऊपर है और ऊपर से पानी टपकता, लोग ना इस प्रकार से जाते हैं अपने मुंह को खोलते हैं कि उनकी पानी जो ऊपर से है ना वो उनके ही मुंह में आ जाए, ऐसी कुछ। तो ये एक मैं बात बता रहा था। तो भस्मासुर मां पार्वती को कैसे प्राप्त कर सकता था? इट वॉज इम्पॉसिबल। वह तो एब्स्ट्रैक्ट चीज है यार, वह तो भाववाचक संज्ञा है। एक बात मैं और आपको बतलाता हूं, भगवान नारद ने एक बार मां लक्ष्मी को देखा। मां लक्ष्मी मतलब विष्णु की पत्नी। मां लक्ष्मी को जब एक बार भगवान नारद ने देखा तो उनको लगा कि काश यह लक्ष्मी मेरी पत्नी होती। जब ऐसा कुछ लगा कि काश यह लक्ष्मी मेरी पत्नी होती, तो भाई साहब भगवान नारद ने विष्णु की तपस्या करने लगा। भगवान नारद पूरे दुनिया में जितने भगवान है वो सब में सबसे सुंदर है। तब इस प्रकार से भगवान नारद की पत्नी लक्ष्मी, अब इस प्रकार से आप देखिएगा भगवान नारद विष्णु की तपस्या करने लगे। भगवान विष्णु खुश हुए, भगवान नारद के पास आए, बोले वत्स मांगो, क्या वरदान मांगते हो? तो उन्होंने वरदान मांगा, मुझे हरि का रूप दे दीजिए। हरि हरि हर्षिकार भी होता है, हरि जो आप लिखते हैं वो हर्षिकार भी होता है, और हरि ना दीर्घिकार भी होता है। हरि हर्षिकार का मतलब होता है भगवान, और हरि दीर्घिकार का मतलब होता है कपि। कपि का मतलब बोलते हैं बंदर। अब इस प्रकार से देखिएगा उसने दो चीजों को, उसने हरि का रूप मांग लिया। हरि का मतलब नारायण स्वामी भगवान होता है, और हरि का मतलब दीर्घिकार मतलब कपि होता है, बंदर होता है। भगवान विष्णु बात को तो समझ गए, छल इसके छल को तो समझ गए। भगवान विष्णु ने उसको दीर्घिकार वाला वरदान दे दिया, जाओ वत्स तुम्हें ना आशीर्वाद देता हूं, हरि का रूप मैं तुम्हें देता हूं। अब जब आशीर्वाद दे दिया उन्होंने, अब इस प्रकार से भगवान नारद है वो जाते हैं लक्ष्मी के पास और जाकर अपना स्टाइल दिखलाने लगते हैं। आई एम द मोस्ट हैंडसम पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड, मैं इस दुनिया का सबसे खूबसूरत पुरुष हूं, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, आप क्या मुझे पसंद करती हैं? लाइक दिस। ऐसा कुछ भाई साहब उस समय जो संस्कृति परंपरा रही होगी, भाषा रही होगी, उनकी भाव रही होगी, उसके हिसाब से भगवान नारद ने मां लक्ष्मी के सामने अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा था, प्रदर्शन किया। मां लक्ष्मी ने भगवान नारद को देखा तो भाई वो तो समझ गई, क्योंकि वो विष्णु की पत्नी है, आप समझ सकते हैं। अब इस प्रकार से भगवान नारद की मनोभाव को जब मां लक्ष्मी ने समझ गई तो उन्होंने कहा ठीक है, आप तो बहुत खूबसूरत दिखलाई दे रहे हो, दुनिया का सबसे सबसे सुंदर पुरुष आप दिखलाई दे रहे हो, लेकिन क्या अपने चेहरे को आपने देखा है कि आपका शकल कैसा है? उन्होंने बोला कि यस मैंने देखा है, मैं तो नारायण हूं, मैं तो स्वामी हूं, मैं तो अब दुनिया का सबसे खूबसूरत आदमी हूं। ऐसा कोई जब उसने अपने आप को प्रस्तुत कर रहा था तो मां लक्ष्मी ने बोला कि जाओ अपने चेहरे को पानी में देखो। उस समय तो भाई शीशा ग्लास, ड्रेसिंग ग्लासेस लाइक दिस ऐसा कुछ तो था नहीं। तो उसने पानी में जाकर चेहरे को देखा तो देखा कि उसका चेहरा ना बंदर का जैसा था। उसने सोचा हाय मैं तो लूट गया यार, मैं तो लूट गया। इस हिसाब से तो समझना है कि भगवान नारद भी लक्ष्मी को नहीं प्राप्त कर सकते थे, क्योंकि मां लक्ष्मी तो अब्स्ट्रैक्ट चीज है, वह भाव चीज है, भाव है, वह तो आराधना योग्य है, वह तो प्रार्थना योग्य है। तो इस कविता को आपको समझने की जरूरत है। थिंग ऑफ ब्यूटी, दुनिया की सारी चीजें सुंदर से चीज होती है, और उस सुंदरता का सिर्फ एहसास किया सकता है, उस सुंदरता को महसूस किया सकता है, उस सुंदरता को प्राप्त नहीं किया सकता है, उस सुंदरता को पकड़ा नहीं जा सकता है। बिफोर यू रीड, आपको पढ़ने से पहले, व्हाट प्लीजर डज अ ब्यूटीफुल थिंग गिव अस, आर ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजरिंग, सुंदर सा चीज हमें क्या प्रदान करता है? क्या सुंदर सा चीजों का संग्रहण करना चाहिए? तो सुंदर सा चीज हमें खुशी प्रदान करेगा, आनंद प्रदान करेगा, नींद प्रदान करेगा, स्वास्थ्य प्रदान करेगा, सब कुछ प्रदान करेगा। सुंदर सा चीजों का संग्रहण होना चाहिए जी, सुंदर सा चीजों का संग्रहण होना चाहिए। जैसे आप किसी खास मौके पर अपने कमरे की सफाई करते हैं, कपड़े की सफाई करते हैं, आप उसको पहनते, उस कमरे में रहते, उस बेड पर रहते हैं, या उस वस्तु पर आप यात्रा करते हैं, सवारी करते हैं, या उस जगह पर पार्क वगैरह में घूमते हैं जहां साफ सुथरा रहता है, तो आपको बड़ा आनंद मिलता है। इसलिए साफ सुथरे चीजों को रखना चाहिए, चीजों को साफ सुथरा रखना चाहिए, और साफ सुथरे चीजों का संग्रहण होना चाहिए। जैसे आपका जो रीडिंग टेबल होगा और रीडिंग जो रूम होगा, जिस कमरे में आप पढ़ते होंगे, कमरा एकदम सुंदर होगा, बढ़िया पेंटिंग होगा, बढ़िया टेबल होगा, नए नए किताब कॉपी कलम होंगे,
कमरा एकदम साफ सुथरा होगा, उसमें बढ़िया मैट लगा हुआ रहता होगा, बढ़िया लाइट बिजली बत्ती की व्यवस्था होता होगा, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है वह कमरे में। तो चीज़ों को देखो समझना। अब आपकी कविता शुरू होती है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज। कोई भी दुनिया का चीज़ें होता है वो सुंदर सा चीज़ होता है और उसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती है, और जब कभी उसकी सुंदरता यदि घटती है तो उसकी सुंदरता कभी शून्य नहीं होती है। चाहे वो जो चीज़ हो उसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती है, और यदि उसकी सुंदरता कभी घटती है तो उसकी सुंदरता कभी शून्य नहीं हो सकती है। जैसे आपने एक ब्रश खरीदा, आपने 3-4-5 महीना तक उसे ब्रश किया तो उसके जो दांत बने हुए थे ना वो छितरा जाते हैं। जब छितरा जाते हैं तो क्या वो यूजलेस हो गया? नहीं, उसका उपयोग अभी भी है। आपने उसमें नाड़ा को बांध करके, जर्बन को बांध कर पैजामा में एक बार घुमा सकते हैं, उससे आप काम ले सकते हैं, उससे आप दूसरा भी काम ले सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग बहुत सारे सामान को खरीदते हैं, वो शीशे का बोतल वगैरह में बंद रहते हैं, तो वो शीशे का बोतल भी बिकता है। प्लास्टिक के सामान खरीदते हैं तो वो प्लास्टिक भी बिकता है। कागज को आपने बढ़िया नया खरीदा था तो वो पुराना कागज भी बिकता है। माने दुनिया की कोई भी चीज वेस्टेज नहीं है, बर्बाद नहीं है, उसके अंदर गुण है। जरूरत है उसके रिसाइकिल करने की, जरूरत है उसके रिसाइकिल के बारे में जानने की। आगे बोलता है इट विल पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप अ बोवर क्वाइट फॉर अस। और दुनिया की जितनी चीजें होता है वह एक प्रकार का बोवर होता है। बोवर का मतलब एक सुंदर सा स्थान जहां से सुंदरता निकलता है। बोवर का मतलब एक सुंदर सा स्थान जहां से सुंदरता निकलता है। तो दुनिया का कोई भी चीज है ना वो बोवर होता है। और बोवर का मतलब जैसे मान लो एक बल्ब है, बल्ब जो जल रहा है तो बल्ब के अंदर क्या जलता है? टंगस्टन फिलामेंट जो है वह जलता है, और उसके अंदर जो तार है जहां से बिजली जाती है कितना बहुत पतला है। इसका मतलब पतला जहां से तार टंगस्टन में टच कर रहा है, छू रहा है, वह समझ लो कि वह जगह न बोवर है। अब जब छूता है तो वह टंगस्टन जलता है, टंगस्टन जलता है तो अपना प्रकाश बल्ब इतना दूर फैलाता है, और बल्ब इतना फैलने के बाद पूरे कमरे इतना उसके प्रकाश फैलता है। मतलब जहां टंगस्टन जितना दूर में जल रहा है वह न बोवर है, वह न एक सुंदर सा स्थान है जिसकी सुंदरता न हमेशा बढ़ रही है, उसकी सुंदरता न हमेशा बढ़ रही है। तो चीजों को न मतलब आपको देखो समझना है, दुनिया की जो भी चीजें हैं वो बोवर है। आप यदि किसी चीज को देखकर बहुत दूर यदि आकर्षित होकर कहीं जाते हैं तो इसका मतलब कि वह जगह में इतनी ताकत और शक्ति है कि उसने आपको आकर्षित किया, मतलब वह एक सुंदर सा चीज है। उसकी सुंदरता ना हमेशा बढ़ती है, और यदि कभी घटती है तो वह कभी शून्य नहीं होती है। जैसे पानी फवारा वाला निकलते हुए आपने देखा होगा, तो जितना गोला जगह से जहां से पानी निकलता है समझ लो वह जगह ना वो बोवर है। हीटर आपने देखा होगा या बोरसी आपने देखा होगा, जहां पर गर्मी निकलता है वहां से ना वो जगह है ना वो सुंदर सा चीज है। आप बहुत दूर से जाकर के आगी को वहां तापने लगते हैं, इसका मतलब आगी में इतनी ताकत है कि उतना दूर तक उसकी सुंदरता फैली है और आपको आकर्षित करता है। वह एक बोवर है। एक पार्क, बहुत दूर से आप उस पार्क को घूमने जाते हैं, इसका मतलब वह पार्क क्या है? वह एक बोवर है, वह एक सुंदर सा चीज है। और जो सुंदर सा चीज है ना वह क्या देता है? एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। और कोई भी जो सुंदर सा चीज है वो स्वीट ड्रीम्स प्रदान करता है, मीठा नींद प्रदान करता है, एंड हेल्थ और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है, एंड क्वाइट ब्रेथिंग और इनहेलिंग और एक्सहेलिंग का जो क्रिया होता है श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया, उसको बहुत अच्छे रूप में वह प्रदान करता है। देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो आर वी रेजिंग अ फ्लोरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। अब यही कारण है कि प्रत्येक दिन सुबह हम छोटे छोटे फूलों को तोड़ करके उसको माला में पिरोते हैं। अब माला में पिरोते हैं तो माला कैसा होता है? गोला होता है। और गोला क्या होता है? तो यह पृथ्वी होता है। वह माला का मतलब आप समझ सकते हैं कि वह जो माला होता है वह गोला होता है। और गोला क्या होता है? तो पृथ्वी होता है। पृथ्वी के जैसा माला गोला होता है। तो छोटे छोटे फूलों को तोड़कर एक बड़ा सा गार्लैंड आप बनाते हैं, बड़ा सा माला बनाते हैं इसी पृथ्वी के जैसा। तो इस पृथ्वी में दुनिया की सारी चीजें इस पृथ्वी पर है। अब जो भी चीजें इस पृथ्वी पर है वह सब के सब सुंदर से चीजें हैं, और सब चीजें इतनी अच्छी हैं कि आप ना उस चीज के चक्कर में पड़ जाते हैं और आप ना इस पृथ्वी से जाना ही नहीं चाहते, उसकी मोह में आप फंसे रहते हैं। चीजों को समझना, जितने प्रकार के जीव जंतुओं का जन्म इस पृथ्वी पर होता है वह कितना ही कोशिश कर लेता है तो जिंदा रहते भर में वह पृथ्वी से बाहर नहीं जा सकता है। चाहे वह उसके वेस्ट की ओर क्यों न जाए, वह उसके ईस्ट की ओर क्यों न जाए, वह उसके साउथ की ओर क्यों न जाए, वह उसके कितना हूं नॉर्थ की ओर क्यों न जाए, वह उसे कितना हूं स्काई में क्यों न जाए, वह उसे कितना हूं डेप्थ में क्यों न जाए, वह व्यक्ति, वह जीव, वह प्राणी ने इस पृथ्वी से बचकर नहीं भाग सकता जब तक कि वह जीवित है।
ठीक उसी प्रकार जैसे वह माला का क्या मतलब है, जब आपकी शादी होगी तो वह माला को हम जयमाला के रूप में किसी के गले में डाल देते हैं, लड़का लड़की के और लड़की लड़का के, और सामाजिक वह बंधन में बंध जाते हैं। और वह माला जब किसी के गले में पड़ जाता है तो जयमाला हो जाता है। और जयमाला का मतलब होता है दैट इज सोशियली अनब्रोकेबल रिलेशन, और वह सामाजिक तौर पर आजीवन अटूट संबंध होता है। मिस एक पुरुष का स्त्री के साथ और स्त्री का पुरुष के साथ एक माला का यह मतलब होता है कि सामाजिक तौर पर वह माला इस बात को बतलाता है कि अब आप आजीवन इस रिश्ते में, पति और पत्नी के रिश्ते में आप बंध जाते हैं, ऐसा कुछ उस माला का मतलब होता है। ये बात अलग है कि आधुनिकता के चकाचौंध में किसी चीज की गारंटी नहीं है, तो आज वह रिश्ते टूट गए हैं, मतलब कि टूट जाते हैं। लड़की लड़के को पसंद नहीं करने लगता, लड़का लड़की को नहीं करने लगता है और वो दूसरा शादी करने लगते हैं, वह रिश्ता टूट जाता है। लेकिन चीजों को देखो समझने की जरूरत है। वह माला का बहुत बड़ा मतलब है। वह माला ना ए फ्लोरी बाइंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, वह माला है, वह फूल का जो माला है वह हम लोगों को पृथ्वी के जैसा बांध देता है, अपनी सुंदरता में, अपनी खुशबू में, अपने महत्व में, अपने संबंध में, अपने गुण में, अपने कला में, इत्यादि चीजों में वह माला है ना, वह बांधता है। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ इनह्यूमन डर्थ, ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज, मेड फॉर आवर सर्चिंग यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल। अब इस प्रकार से मान लीजिए आप बहुत हैं, उदास हैं, निराश हैं, बहुत परेशान है, बहुत समस्या है, बहुत तंग है, सब कुछ है, लेकिन इस प्रकृति में बहुत सारे ऐसे चीज हैं, सुंदर सुंदर से चीज हैं जो आपकी उस परेशानी को, आपकी उस उदासी को, आपके उस निराशे को, आपकी उस समस्या को, आपकी उस तंगहाली को, आपकी उस बदहाली को, सभी चीजों को वह मूव्स अवे कर देगा। वो सभी चीजों को ना खदेड़ देगा, झाड़ू लगाकर खत्म कर देगा, हटा देगा, और आप ना फ्री हो जाएंगे, आप ना खुश हो जाएंगे, आप ना अच्छे हो जाएंगे, आप ना स्वस्थ हो जाएंगे, आपके अंदर ऊर्जा आ जाएगी, आपके अंदर साहस आ जाएगी, आपके अंदर हिम्मत आ जाएगी, यह सब कुछ हो जाएगा। जरूरत है वह अच्छी चीज की तलाश करने की, जरूरत है वो अच्छी चीज के प्रति मेडिटेट करने की, ध्यान लगाने की, जरूरत है वो अच्छे चीज की खोज करने की। तो यह है प्रकृति, और यह है प्रकृति प्रदत्त चीजें। बोलता है फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग, और इसी प्रकार के सुंदर से चीज है पेड़, इसी प्रकार के सुंदर से चीज है सूरज, इसी प्रकार के सुंदर से चीज है चंद्रमा, जिसकी खुशबू की क्या बात करना भाई साहब। सूरज के बिना तो किसी के अंदर ऊर्जा भी नहीं संचालित हो पाता है। तो सूरज एक कितना सुंदर सा चीज है, जब सूरज की रोशनी जाती है तब चंद्रमा रात को आ जाता है, क्या बात है। उसकी दुधिया रात में हम लोग अपनी रात में गुजारते हैं। इसी प्रकार के पेड़ है, चाहे वह बूढ़े पेड़ हो या जवान पेड़ हो। जवान जब पेड़ होते हैं तो फल फूल पत्तियां सब कुछ लकड़ी देते हैं, बूढ़े पेड़ हो जाते हैं, सूख भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, वो लकड़ी देता है जी। तो पेड़ की क्या मतलब, पेड़ की क्या मतलब को हम समझाएं। आप एक पेड़ का क्या इंपॉर्टेंस है भाई साहब। इस प्रकृति में अगर पेड़ नहीं है तो समझ लो कि यह प्रकृति नहीं है। तो चीजों को समझना है कि कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है यह पेड़, और कितना खूबसूरत सा चीज हो सकता है यह पेड़। स्प्राउटिंग सैडी बुन फॉर सिंपल सी, और वह जो पेड़ है यह प्रकृति है, वह जो वृक्ष की छाया है वह एक साधारण से भेड़ के लिए भी उपलब्ध होता है। हम इंसान भले कहते हैं कि हमारा पेड़ है, लेकिन वह पेड़ कभी नहीं कहता कि हम तो हार हैं। वह पेड़ प्रकृति की है, और प्रकृति की सारी वस्तुओं के लिए वह पेड़ है। एक साधारण सा भेड़ भी उस पेड़ के नीचे जाकर के रुकता है, शरण लेता है। पेड़ कभी भी मना नहीं करता है। ये हम और आप इंसान है जो अपने स्वार्थ में और द्वेष में किसी को मना कर देते हैं। तो चीजों को देखो समझना है, हमें प्रकृति से सीखना है। हम प्रकृति की वस्तु हैं, हमें उतने लिबरल होने की जरूरत है जितनी प्रकृति प्रदत्त चीजें हैं, कि प्रकृति के कोई वस्तु का उपयोग अपने स्वेच्छा से करते और कहीं मना नहीं करता है। पहाड़ तोड़ते हैं तो पहाड़ टूटता है, पेड़ काटते हैं तो पेड़ कटता है, मछलियां पकड़ते हैं तो मछलियां पकड़ाता है, खेत को कोड़ते हैं तो वह कोड़ाता है। तो इतना वो लिबरल होता प्रकृति प्रदत्त चीजें, उतना लिबरल आप अगर इंसान है तो आपको भी इंसान और व्यक्ति के लिबरल होना चाहिए। लेकिन व्यक्ति अपने स्वार्थ में सब कुछ भूल जाता है। आगे बोलता है सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, और इसी प्रकार के डैफोडिल्स का मतलब नरगिस का फूल है। जिस हरी भरी दुनिया में नरगिस के फूल रहते हैं उस दुनिया को बहुत ही मनोरम बनाते हैं, बहुत ही खुशबूदार बनाते हैं, बहुत ही आकर्षक बनाते हैं, भौरों को आकर्षित करते हैं, बादलों को आकर्षित करते हैं, मेघों को आकर्षित करते हैं, वर्षा होता है उसमें वो डांसिंग करते हैं। और जो प्रकृति प्रदत्त जो जीव जंतु हैं जो फूल के महत्व को समझते हैं वो उसकी ओर आकर्षित होते हैं। क्या शानदार
अनुसार कवि ने कविता को लिखा है। एंड क्लियर रेल्स दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट मेक देम, अब इस प्रकार से अगेंस्ट द हॉट सीजन, अब इस प्रकार से साफ सुंदर वह झरने जिसकी पानी झरझर 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 करके हमेशा गिरते रहता है, वह साफ सुंदर झरना जिसकी पानी हमेशा गिरते रहता है, क्या शानदार सा चीज है। जो अपने चारों तरफ है ना वो सालों भर 12 महीना है वह ठंडा शीतल न छाया वातावरण को एकदम बना करके रखता है, जिसके चारों तरफ एवर ग्रीन ट्रीज लगे रहते हैं, मतलब सदा बहार जंगल होते हैं जिसकी पत्तियां कभी भी नहीं झड़ती है, हमेशा हरा ही रहती है, और उसके चारों तरफ है वो जीव जंतुओं का मेला लगा रहता है, मतलब चारों तरफ जीव जंतुएं रहते हैं। वहां कोयल कुहक रही होती है, भौरे गुनगुना रही होती है, पानी कल कल की आवाज कर रही होती है, कौआ कौं कौं करता है, तोता बोल रहा होता है। लाइक दिस, ऐसे वहां पर पक्षियों का और जीव जंतुओं का वहां पर एक मेलोडियस साउंड सुनने को मिलता है। क्या कवि ने कविता को लिखा है, बोलता है अगेंस्ट द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विथ अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, अब गर्म ऋतु के खिलाफ, गर्म ऋतु को खिलाफ जो बीच के जंगल है ना वो खिल पड़ते हैं। आपने देखा होगा जिस मई और जून के महीने में हम अपने घर में रहते हैं, बाहर निकलते तो मुंह कान बांध करके निकलते हैं, सतुआ वगैरह पी करके निकलते हैं, इत्यादि ठंडे चीजों का यूज करते हैं। उस वातावरण में जो जंगल है उसमें पत्तियां झड़ते हैं और उसमें सुंदर सुंदर हरी हरी पत्तियां आ जाता है, और धूप का ना वो सामना करती हैं और डट कर सामना करती हैं। और आज बात मैं आपको बतलाना चाहूंगा, सबसे अधिक प्रकार के फूल और सबसे अधिक प्रकार के फल और सबसे स्वादिष्ट फल और सबसे स्वादिष्ट सब्जियां और चाहे जितने प्रकार के ईटिंग मटेरियल्स वो आप जानते हैं, वो सभी के सभी अच्छे प्रकार के गर्मी के दिनों में ही उगते हैं, गर्मी के दिनों में ही खिलते हैं, गर्मी के दिनों में ही फूलते हैं, गर्मी के दिनों में ही फलते हैं और गर्मी के दिनों में ही मिलते हैं। तो बात को समझना भाई साहब, वो प्रकृति की चीज है, वो प्रकृति के खिलाफ कितनी संघर्ष करती, कितनी साहस और मजबूती के साथ संघर्ष करती है। तो इस चीज को हमें ना इस लेसन से, इस पोएम से हमें सीखने की जरूरत है। बोलता है एंड सच टू द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, और इसी प्रकार के हमारे अलौकिक व पूर्वज, जो पूर्वज हमसे पहले, आपसे पहले इस दुनिया को छोड़ करके दूसरे दुनिया की ओर प्रस्थान कर चुके हैं, वो पूर्वज भी हमारे श्रेष्ठ हैं, महान हैं, वो पूर्वज भी सुंदर से चीज हैं, जिनकी नाम लेने से हमारे अंदर साहस आता है, हिम्मत आता है। आप अगर जोर से बोलते अपने स्वतंत्रता सेनानियों का नाम लेकर के, शहीद भगत सिंह, तो जोर से एनर्जी मिलता, अमर रहे, अमर रहे, चंद्रशेखर आजाद तो अमर रहे, अमर रहे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जय, ऐसी कुछ अगर आप बोलते हैं, सुभाष चंद्र बोस की जय, खुदीराम बोस की जय, ऐसी कुछ अगर अपने पूर्वजों का नाम अगर लेते हैं तो आपके अंदर ऊर्जा आती है, आपके अंदर साहस आती है, आपके अंदर उमंग आती है, आपके अंदर देश प्रेम आती है, आपके अंदर राष्ट्र प्रेम आती है, आपके अंदर इस मातृभक्ति, मातृशक्ति आती है, बहुत सारे चीज आपके अंदर आते हैं। तो चीजों को समझना है, दुनिया की जितनी चीजें हो कितनी सुंदर चीजें हैं। एंड इंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंग, अब इस प्रकार से देखिएगा दुनिया की जितनी चीजें हैं, चाहे वह एक कहानी ही आपने क्यों नहीं पढ़ा है, वह कहानी की रस ऐसी है, वह कहानी की मिठास ऐसी है, वह कहानी की पानी और उस कहानी की वाणी ऐसी है, जैसे कि मान लो कि आकाश से ना अमृत की वर्षा हो रहा है, हर एक को ललायित है, काश वह वर्षा की एक बूंद मेरे मुंह में आ जाता, मैं ना अमर हो जाता। ठीक उसी प्रकार दुनिया की सारी सुंदर सी चीजें हैं, जिस कहानी को, जिस कविता को आप पढ़ रहे हैं, यह एक संदेश है, यह आप तक पहुंचाया जा रहा है, आप किसी और तक पहुंचाइएगा, वह किसी और तक पहुंचाएगा, वह किसी और तक पहुंचाएगा, वह किसी और तक पहुंचाएगा। यह तो एक कहानी है, यह तो एक कविता है, और यह तो एक आर्ट है, यह तो एक कला है, और कला का कभी अंत नहीं होता है। आर्ट इज परमानेंट, लाइफ इज टेम्पररी, जीवन टेम्पररी अल्पकालीन है, लेकिन व्यक्ति के द्वारा किया गया जो कार्य है वह परमानेंट है। तो यह एक कार्य है, यह एक आर्ट है, यह एक पोएम है, यह एक राग है, यह एक मेलोडी है, यह एक मधुर है, यह एक स्वर है, यह कभी समाप्त नहीं हो सकता। यह तो एक ऊर्जा है। आप साइंस ऑफ
कि अधिक से अधिक विद्यार्थी इस वीडियो को सुन रहे हैं या आर्ट्स वाले भी सुन रहे हैं, तो आपने 10वीं क्लास तक तो भाई साइंस पढ़ा है, तो आपको बढ़िया से पता है ऊर्जा समाप्त नहीं होता है। तो यह तो एक ऊर्जा है, यह तो एक राग है, यह तो एक वाणी है, यह तो एक पानी है, यह समाप्त हो ही नहीं सकता है। तो यह सुंदर सी कविता आपकी थी जिसका नाम था थिंग ऑफ ब्यूटी और पोएट का नाम है जॉन किट्स। आपको अच्छा लगा होगा मैं आशा करता हूं, और अगली वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा। इसे जरूर से जरूर आप दूसरे दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।